ये हमारे लर्निंग चैनल का फर्स्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से आसान और मौसर तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर प्रोजेक्ट्स के लिए हो, किसी स्टडी के लिए हो, किसी रिसर्च के लिए हो या किसी भी सर्वे के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऑनलाइन डेटा कलेक्शन और स्टोरेज जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ये यूज़ करें। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी मदद करता है रियल टाइम डेटा में। आपको जिस टाइम डेटा कलेक्ट हो रहा है उसी टाइम वो कैप्चर भी हो रहा है और स्टोर भी हो रहा है। दूसरा, एरर्स से बचने के लिए, जो कि आम तौर पर हम फेस करते हैं जब भी हम कोई ऑफलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जिस तरह के एक्सेल के मुख्तलिफ की इश्यूज हो सकते हैं। तो दूसरा फिर ये है कि आप इसमें वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, दूसरे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हो क्वालिटी डेटा कलेक्शन के लिए, जो कि आपको टाइपिंग एरर और ब्लैंक इंफॉर्मेशन से बचा सकता है। इसी तरह दूसरा फिर ये है कि मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो ताकि वो क्वेश्चन और क्लेरिफाई हो, और स्किप लॉजिक जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना आए। स्किप लॉजिक इंशाल्लाह आगे आपको एक्सप्लेन होता जाएगा। फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म यूज़ कर सकते हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको क्लीन डेटा मिलेगा, वैलिडेटेड डेटा मिलेगा और रीडली अवेलेबल होगा। मतलब जैसे ही आप अपनी डेटा कलेक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन इजीली रेडीली एंटर्ड अवेलेबल होंगे। आपको एक्सेल में दोबारा एंट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो ये हमारा एपिसोड है इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म और दूसरा डेटाबेसेस। अब मुख्तलिफ किस्म के इसके लिए डेटा कलेक्शन टूल्स और एप्स यूज़ हो सकते हैं, जिनको मैंने दो कैटेगरीज में डाला है। एक है डेटा कलेक्शन टूल्स जो जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह की कोबो है, कॉमकेयर है, सर्वे सीटीओ है। और दूसरी वो अक़साम है जिसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जैसे कि गूगल फॉर्म। अब इस एपिसोड में इस वीडियो में हम डेटा कलेक्शन टूल्स गूगल फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि वो सिंपल है। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगा, जिसमें हम फिर वो टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि कोबो, कॉमकेयर, सर्वे सीटीओ। लेकिन इनको जानना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और इसकी ओरिएंटेशन आपको पहले चाहिए, तो इसलिए मैं पहले गूगल फॉर्म से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल टूल है और इस सिंपल टूल से आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा और फिर बाद में आप ये दूसरे ऐप जो है वो ईज़िली सीख सकेंगे। सो चलें सबसे पहले अभी शुरू करते हैं कि गूगल फॉर्म पे हम कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी रेगुलर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए हो या किसी से रिसर्च के लिए हो या किसी भी स्टडी के लिए। सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे गूगल पेज पे। अब इस गूगल पेज पे आपके लिए ज़रूरी एक ये है कि आपका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी साइन इन हो यहाँ पे, जो गूगल का अकाउंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा, जो कि मुख्तलिफ आपको दिखा रहा है, गूगल फॉर्म्स का लिंक भी है। तो आपने इस गूगल फॉर्म लिंक को क्लिक किया, फिर आप आ गए इस पेज पे। इस पेज पे आपको नज़र आ रहा होगा गो टू गूगल फॉर्म, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस पेज पे ये ले आएगा। इस पेज में सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैंक फॉर्म, और अदर भी टेम्पलेट्स है, लेकिन हम ब्लैंक फॉर्म से शुरू करेंगे ताकि हम अपने जो डेटा कलेक्शन है उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट कर सकें। तो आप
इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे जो आपको ले जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको टैब जो क्वेश्चंस वाला टैब है अभी लिखा है अनटाइटल फॉर्म। सबसे पहले तो आपने इसको फॉर्म को एक नाम देना है। फॉर एग्जांपल आपका किसी भी प्रोजेक्ट का कोई टूल है तो आप इसको एक प्रॉपर नाम दिया करें ताकि बाद में अगर आप मुख्तलिफ और टूल्स बनाए तो आपको इजीली ट्रेसेबल हो वो और आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सको। तो इसीलिए ये कोई प्रोजेक्ट का नाम है या जो भी आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इधर डालना चाहते हैं उस टूल से रिलेटेड वो आप इधर डालेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम है रीडिंग प्रोजेक्ट या जो भी इसका नाम है आप वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड और फिर आप इसमें और भी किसी एक्टिविटी को और ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो ए बी सी फॉर्म एट्सेट्रा। अब इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। अब ये जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको क्या डालना है कि अगर आप वो जो कॉन्सेंट फॉर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं वो जो मुख्तलिफ इंट्रोडक्शन वगैरह आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं जो रिस्पोंडेंट आपके हैं ताकि उनको एक्सप्लेन हो कि ये डेटा किस लिए कलेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हो। अब ये आता है क्वेश्चंस। अब ये इंटरफेस जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से अब क्वेश्चंस शुरू हो गए जो भी आपके टूल तो ऑलरेडी आपने ऑलरेडी ड्राफ्ट किया होगा किसी एमएस वर्ड में, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी इधर कर सकते हैं और या आप यहाँ से शुरू करके कर सकते हैं। ये जो दूसरे आपको नज़र आ रहा है इस पे डिटेल में हम जाएंगे वन बाय वन, ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही है। अब हम शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल अपने पहले क्वेश्चन से। मुख्तलिफ हो सकते हैं वो क्वेश्चन, टूल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले मांग रहे हैं यूर नेम, आप अपना नाम बताएं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसने खुद भी शॉर्ट आंसर को इसको कन्वर्ट किया। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कौन सी वैलिडेशन में डाल रहे हैं, इसका रिस्पांस जब आएगा तो वो किस टाइप का होगा। यहाँ पे शॉर्ट आंसर है क्योंकि नेम है तो जाहिर बात है वो तो उसकी तरफ से आएगा तो एक शॉर्ट आंसर है, इसको हमने वैलिडेट नहीं किया है। आपने सिंपल इधर यही शॉर्ट आंसर का ऑप्शन है। आप अगर देखें तो फिर नीचे पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसी तरह मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल कोई अपलोड कर रहे हो आप, कोई स्केल यूज़ कर रहे हो आप या मल्टीपल चॉइस ग्रिड यूज़ कर रहे हो या आप चेक बॉक्स ग्रिड डेट टाइम जो भी फॉर्मेट इस फील्ड का होना चाहिए। अब मेरा चूंकि ये नाम है तो ये सबसे पहले मैंने शॉर्ट आंसर पे इसको सेलेक्ट किया। गूगल खुद भी आइडेंटिफाई कर लेता है मुख्तलिफ क्वेश्चंस को, लेकिन कभी कभार वो अगर इस तरह ना भी हो तो आप खुद इसको मैनुअली चेंज कर सकते हो। नीचे जो ये है ये डुप्लीकेट के लिए है। अगर आप इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी बना रहे हो जिसका शॉर्ट आंसर ही जवाब हो तो आप इसको कर सकते हो, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से। इसी तरह ये जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, इसकी भी मैं डिटेल अभी आपको बताऊंगा। इसका मकसद ये होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका रिस्पांस आप कहते हो कि मैंडेटरी है, अक्सर क्वेश्चंस के सामने स्ट्रिक नज़र आ रहा होता है तो ये उस टाइप का है। तो रिक्वायर्ड मतलब इसका जवाब ज़रूर आ जाए, कोई इसको ब्लैंक ना छोड़े। तो हार्ड फॉर्म में इस तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्म है तो इसमें आप इसको इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब आपको नज़र आ रहा है ये तीन बटन में डिस्क्रिप्शन और नीचे इसके है रिस्पांस वैलिडेशन। तो डिस्क्रिप्शन का ये मकसद है कि आप अगर इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप और डिटेल देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूँ कि प्लीज़ राइट योर कंप्लीट नेम या जो भी आप गाइडलाइंस यहाँ पे उनको देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। रिस्पांस वैलिडेशन पे हम इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस में वो आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इसका मकसद क्या होता है और क्यों ये हम हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे फॉर्म का डेटा जो है वो क्वालिटी डेटा हमारे पास आ जाए। अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं अभी अगर हम जाएं तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या जो हमें ये ऑप्शन नज़र आ रहा है ये प्लस का बटन जो है
ये ऐड क्वेश्चन के लिए है। तो ये प्लस का बटन आप जब दबाएंगे तो नीचे आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए वो एक नई ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अब नेम आपने पूछ लिया, यहाँ पे आपके मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, जो भी आपके टूल पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पूछना चाहूँ कि आपकी जो जेंडर है, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब जैसे ही आप इससे निकल जाओगे तो ये गूगल अक्सर खुद भी इसको मल्टीपल चॉइस या मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन वगैरह के ऑप्शंस में ये कन्वर्ट करता है, लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस तो नहीं, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए, कोई बंदा सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सके इसमें से। तो ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट किया। अब नीचे मेरे पास वो ऑप्शंस है, जैसे ही मैं यहाँ पे मेल लिख लेता हूँ तो गूगल ऑटोमेटिकली ऊपर मुझे ऑप्शन दे देता है कि ऐड ऑल, फीमेल है, प्रेफर नॉट टू से है, अदर है। क्या मैं ये सारे ऐड कर दूं? तो अगर आपको इसी सीक्वेंस में चाहिए तो ठीक है, वरना खुद ही नीचे ऑप्शंस में आप जा सकते हो और एक एक में क्लिक करके आप दे भी सकते हो। अब इसमें ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं और टाइप के वो भी हो सकते हैं। प्रेफर नॉट टू से का ऑप्शन भी आपको डालना चाहिए, अगर कोई ना देना चाहे कोई वो जेंडर से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन। इथिकली ये ठीक भी है अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन डाला करें। और अदर भी मैंने डाल लिया, या आप इधर ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि कोई ना कोई जवाब आए, अगर प्रिपेयर नॉट टू से भी है तो वो भी एक रिस्पॉन्स है, कुछ आ जाए हमारे पास। ये आपको नज़र आ रहा है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ये नीचे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, या शफल करने वाली जो बातें हैं वो हम नीचे दूसरे क्वेश्चन में आते जाएंगे तो ये हर एक ऑप्शन जो भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे ये एक्सप्लेन होता है। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ तो फिर से प्लस के बटन को मैं दबाऊंगा, नीचे मुझे दूसरे क्वेश्चन के लिए फॉर एग्जांपल योर एज, अगर मैं एज से रिलेटेड उनसे पूछना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे एज की इंफॉर्मेशन देगा। अब एज को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के ले लेते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि मुझे ईयर्स में अपना एज बताओ, या कोई डेट मांग रहा होता है, डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोग रेंजेस दे देते हैं नीचे ऑप्शन में कि इस रेंज में अपनी एज को सेलेक्ट कर दो। लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल शॉर्ट आंसर पे जाऊंगा कि मुझे आप अपना एज बताओ कि कितने साल के आप हो। अगर इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, और यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो कि एज कैसे लिखे, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि प्लीज राइट योर एज एंड ईयर्स। मैं उनको कह रहा हूँ कि सिंपल ईयर्स लिख दो, आप 30 को, 40 को, 50 को, जिस भी एज के आप हो, आप वो एज का नंबर यहाँ पे लिख दें। और नीचे अब नंबर चूंकि मैं मांग रहा हूँ या मुख्तलिफ उनसे वो मांग रहा हूँ, तो रिस्पांस वैलिडेशन को मैं यूज कर सकता हूँ। अब रिस्पांस वैलिडेशन में आप देखें नीचे आपको नजर आ रहा है, इसने कहा है कि नंबर ग्रेटर देन। अब मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें है, वो नीचे मुख्तलिफ क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर डाला तो ग्रेटर देन का ऑप्शन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है कि किस वैलिडेशन को आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैंने इधर पे ग्रेटर देन सेलेक्ट किया है। मसला क्या होता है एज में, अब आपके टूल पे डिपेंड करता है। शायद आप कहो कि यार मेरे जो रिस्पोंडेंट होंगे वो 5 या इस तरह, और इसी तरह जब आप मैंने 5 डाल दिया कि कम से कम एज 5 से ऊपर हो, तो आप मैसेज भी दे सकते हो, अगर वो कोई और चीज़ डालता है तो वो उसको करेक्ट करने के लिए एक मैसेज भी दे के प्लीज राइट करेक्ट एज, या मुख्तलिफ किस्म के आप सेंटेंस इधर लिख सकते हो। लेकिन एज में ये होता है कि ग्रेटर देन में अक्सर ज्यादा नहीं, बिटवीन में मैं अगर इसको लूं, क्योंकि कुछ लोग गलत डेट भी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से डाल सकते हैं। अब अगर मेरा टूल ऐसा है जिससे 5 साल से लेके 80 साल, 100 साल या 120 या जितना भी आप रेंज आगे बढ़ा सकते हो। नुकसान ये होता है कि अगर आप इस तरह की वैलिडेशन अप्लाई नहीं करते नंबर में, तो अक्सर 10 की जगह कोई बंदा गलती से 100 भी लिख सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं बिटवीन का डाल रहा हूं, और यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन कुछ केसेस में कि वो बंदा 20 साल का हो, तो वो
अब देख रहे हैं अगर 1000 मैंने डाल दिया तो 1000 तक ये जाएगा, लेकिन मैं इसको फॉर एग्जांपल डाल देता हूं कि एज हो सकता है 5 से लेके 120। अब कोई बंदा इस एज के दरमियान अगर गलती करे तो वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कोई गलती जो आउटलायर्स डेटा में हो सकते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से। और इधर आप मैसेज भी दे सकते हो कि भाई आपकी एज जो है अगर वो इस बिटवीन के अलावा कुछ एज डालता है तो आप उसको वो भी दे सकते हो। तो ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं और वैलिडेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से मैं प्लस बटन दबाऊंगा। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर। अब अगर आप देखें तो कॉन्टैक्ट नंबर का भी शॉर्ट आंसर ही होगा, कोई ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं हो सकता। इसमें आप रिक्वायर्ड कर दिया मैंने इसको। अब इसमें डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई नंबर नहीं है तो आप फादर का दे दे या ब्रदर का दे दे वगैरह, या अपने नंबर को जब आप लिखते हैं तो केयरफुली लिखे, या मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं। अब वैलिडेशन इसमें नंबर में क्या वैलिडेशन हो सकता है? नंबर में नंबर का वैलिडेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू वो तो मतलब 10 डिजिट की भी हो सकते हैं, 11 डिजिट की भी हो सकते हैं, और उस नंबर को फिर आपने इधर एक्सप्लेन करना है। लेकिन इसकी जगह में नीचे एक और ऑप्शन है लेंथ का। मैं कॉन्टेक्ट नंबर पे लेंथ का वैलिडेशन डाल सकता हूं, क्योंकि कुछ लोग फिर कम भी डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मैक्सिमम करेक्टर काउंट नंबर का क्या होगा। तो अक्सर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 10 डिजिट, अगर जीरो स्टार्ट का आप ना लिखे तो 10 डिजिट्स होते हैं, वरना 11 डिजिट होते हैं अगर जीरो के साथ हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम करेक्टर काउंट 11 हो, लेकिन मुझे कॉन्टेक्ट नंबर में मैक्सिमम की जगह मिनिमम करेक्टर काउंट क्यों मैं ना डालूं? क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम करेक्टर काउंट 11 सेलेक्ट करूं तो कोई बंदा 2 डिजिट्स भी अगर डाल देगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। अब मैंने मिनिमम 11 कर दिया कि नंबर अगर है तो ये तो कम से कम 11 डिजिट्स हो, तो फिर वो इसी तरह 11 डिजिट तक ही जाएगा। और अगर इससे कम कोई कैरेक्टर डालेगा तो वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं अब। आ, ये क्वेश्चन मेरा मुख्तलिफ टूल पे भी डिपेंड कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन अगर मैं उससे लूँ तो क्वालिफिकेशन में शॉर्ट आंसर की जगह मैं ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उनको मुख्तलिफ ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम मेट्रिक कहते हैं जिसको मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ वर्ड्स यूज होते हैं। 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है, या इस तरह FAPSC के लिए आप 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी यूज कर सकते हो, या जो भी मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट यूज होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, वो आप यहाँ पे सारे इधर डाल भी सकते हो कि BA है या BSc है, या जो अभी BS भी आया हुआ है तो आप BS को भी इधर कर सकते हो, वो मास्टर में ज़्यादातर सूटेबल होगा। इसी तरह MPhil या MS हो गए, इसी तरह की PhDs वगैरह, जो भी क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो। अदर का ऑप्शन भी नीचे उसने खुद भी लिखा है कि ऐड अदर, अदर के लिए भी आप दे सकते हो अगर किसी ने वो नहीं किया है। लेकिन ये मैट्रिक मतलब 10 ईयर एजुकेशन है, FA मतलब 12 ईयर एजुकेशन है, इस तरह 14 ईयर्स, चाहे वो उसने इस फॉर्मेट में ना किया हो किसी और फॉर्मेट में किया हो, लेकिन वो ईयर्स के हिसाब से इसी में फिट हो जाते हैं। इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब मैं एक और क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है, अ, अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल सम टाइम हम कहते हैं कि अगर किसी रिस्पांस का जवाब ये आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आए वरना ना आए। फॉर एग्जांपल ये जो मैं फॉर एग्जांपल इफ यू सेलेक्ट FAFSC और उससे रिलेटेड अगर किसी ने FAFSC सेलेक्ट किया हो तो फिर उसको ये जवाब नजर आए, या इसमें चूंकि और भी कंफ्यूजन हो सकती है तो हम इस तरह कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक क्वेश्चन है कि आर यू मैरिड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। अब इसमें एडॉप्टेड वगैरह में शामिल नहीं कर रहा। तो अगर कोई बंदा मैरिड का यस नो में यस जवाब लिखता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आर यू मैरिड, तो नीचे मुझे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ भी गई, यस नो में भी तो इसमें नहीं हो सकता यस नो। अब अगर वो मैरिड है, हाँ इसमें डिवोर्स भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर उसने आर यू मैरिड यस सेलेक्ट किया तो फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव ये वाला ऑप्शन आएगा, वरना अगर किसी ने आर यू मैरिड नो किया तो फिर ना आए। ये स्किप लॉजिक की एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो स्किप लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए गूगल फॉर्म में फिर इस तरह सिंपली आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाल सकते।
उसके लिए आपको एक और तरीका करना पड़ता है। अब आर यू मैरिड पे आप क्वेश्चन पे हो, अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं ये मैं इस तरह डायरेक्ट नहीं डालूंगा, इसके लिए फिर एक तरीक़ाकार है, गूगल फॉर्म में सेक्शन को आप सेक्शन को आप कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आर यू मैरिड के बाद ये ऐड क्वेश्चन है, ये इंपोर्ट क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हो मुख्तलिफ सेक्शंस को। और इसी तरह नीचे वाला जो है इमेज अगर आपने यहाँ पे कोई दिखाना है कोई वीडियो, अब ये ऐड सेक्शन है, ये वाला आखिरी वाला। अब यहाँ पे मैं इसके बाद एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ जिसके रिस्पॉन्सेज इस आर यू मैरिड क्वेश्चन पे बेस होंगे। अब ये सेक्शन 2 आ गया, इसको टाइटल अगर देना है तो दे दे, या सिंपल आप लिख सकते हैं सेक्शन 2 रिलेटेड टू मैरिज वगैरह की कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना दे तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब जो आप क्वेश्चन नीचे इसमें डाल रहे हो, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन यू है वो मैंने इधर डाल दिया। अब मैंने इसको रिक्वायर्ड भी कर दिया, ठीक है। इस पे मैं रिस्पांस वैलिडेशन भी डाल रहा हूँ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये डालेगा तो ये नंबर हो और ग्रेटर देन 0 हो। अब मुझे क्या करना है कि ये सेक्शन उसको नजर आए जिसने सेलेक्ट किया है आर यू मैरिड यस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस आर यू मैरिड क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। अब यहां नीचे ये देखे नेक्स्ट वो बात भी आ गई, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। सही है, ये आपका वो स्किप लॉजिक वाला तरीकाकार है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। इस क्वेश्चन पे मैंने जब क्लिक किया तो मुझे यस के सामने भी नजर आ रहा है कि कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, नो के सामने भी ये नजर आ रहा है। अब मैंने यस के सामने क्या किया, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन कर दिया कि अगर यस सेलेक्ट करे तो नेक्स्ट सेक्शन में जाओ, या गो टू सेक्शन 2, आप डायरेक्ट गो टू सेक्शन 2 भी यूज कर सकते हो। और अगर किसी का जवाब नो है तो वो अब जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रहती है सबमिट फॉर्म, क्योंकि आगे हमारे पास और क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ और क्वेश्चन भी फिर इधर डाल देता हूँ और एक सेक्शन भी ऐड कर लेता हूँ, फिर इसकी तरफ आएंगे ताकि ये और भी आपको एक्सप्लेन हो। तो यहाँ सेक्शन 2 में मैंने एक क्वेश्चन तो डाला था, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, व्हेन डिड यू मैरिड, फॉर एग्जांपल कब आपने शादी की, या इसकी लिए आप डेट, डेट तो ज्यादातर लोगों को अक्सर शायद याद ना हो, क्योंकि इतनी कौन याद रखेगा कि किस डेट को मेरी शादी हुई थी। इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट आंसर से भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जहां पे वो हम एक डिस्क्रिप्टर ऐड कर देते हैं कि प्लीज राइट ईयर ऑफ मैरिज, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं कि हाउ मेनी इयर्स पास सिंस यू मैरिड, इस तरह वगैरह अगर जरूरत है इस क्वेश्चन की। लेकिन मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन डाल रहा था ताकि 2 क्वेश्चन, और अब मैं क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ इतना ही है मैरिज, अब मैंने सेक्शन 3 भी डाल दिया ताकि मुझे उधर ऑप्शंस और नजर आए। अब सेक्शन 3 के नीचे में फिर और क्वेश्चंस डालता जा। अब यस के लिए मैंने कहा कि गो टू सेक्शन 2, ठीक है। अब अगर वो बंदा नो सेलेक्ट करता है तो फिर मेरे ऑप्शन क्या है, गो टू सेक्शन 3, सेक्शन 2 को उसने स्किप किया तो ये डायरेक्ट इस सेक्शन पे अब आएगा। और इस सेक्शन में वैसे ही मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ कि व्हाट इज योर सैलरी एटसेट्रा वगैरह, शॉर्ट आंसर आ जाए मेरे पास इसका जवाब में। और अब सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए ताकि आपको क्या ये तरीका समझ भी आ गया कि नहीं, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, वेयर डू यू लिव का एक क्वेश्चन डाल दिया, कहाँ रहते हैं। अगर यहाँ पे आप उनसे डिस्ट्रिक्ट कहना चाहते हैं या कोई लोकेशन या विलेज तो वो थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या सिंपल इधर इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट डाल के भी आप लिख सकते हैं। अब अगर आपकी लोकेशंस आपको डिस्ट्रिक्ट्स में अगर पता है कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, नाम आप डाल सकते हो तो डाल दो, या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट से कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन में डाल देगा। लेकिन अगर आप ओपन रखना चाहते हो कि बस वो अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए फिर आपने इसको जो ड्रॉप डाउन या मल्टीपल चॉइस की जगह आपने इसको शॉर्ट आंसर में डालना है ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दे। अब यहाँ
फॉर्म तो आगे और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब इसको जरा टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्ट हम कैसे करते हैं? टेस्ट जब आप करते हो तो आपको आना पड़ता है इस आई वाली शक्ल पे। ये जो आई नजर आ रही है ना, प्रीव्यू, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप में गया। ये आपको जो भी डेटा एंट्री कर रहा होगा इस फॉर्म पे, उसको ये ऐसे नजर आ रहा होगा। ऊपर आपको ये मेरा ईमेल रिक्वायर्ड वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ मेरे अकाउंट में है इसीलिए। इसका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उनसे ईमेल भी इंश्योर करवा सकते हो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म को अगर आप देखें, उनको ये ऐसे ही नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं फिल कर रहा हूँ, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये एक नाम मैंने डाल दिया, इसी तरह जेंडर डाल दिया। यहाँ पे मैं एज, फॉर एग्जांपल मेरी 40 एज है, मैंने 40 डाल दी। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो अगर मैं कम डालूंगा डिजिट्स उस काउंट से, तो ये मुझे एरर दे रहा है, मस्ट बी एटलीस्ट 11 करेक्ट, वो कह रहा है। तो इसीलिए मुझे वो करेक्टर इंश्योर करना होगा। फिर क्वालिफिकेशन में मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल मास्टर है तो मैं मास्टर सेलेक्ट कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू मैरिड? अब देखें नीचे नेक्स्ट का बटन है, तो आर यू मैरिड में अब अगर यस सेलेक्ट किया किसी ने और नेक्स्ट पे गया, तो उसको वो सेक्शन नजर आ रहा होगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव एंड व्हेन डिड यू मैरिड। ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज उसको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो नो सेलेक्ट करे तो फिर उनको ये नजर नहीं है। वैसे मैं बैक गया, ये बैक का बटन ऑलरेडी था, तो नो मैंने सेलेक्ट किया और फिर नेक्स्ट का बटन जब मैंने दबाया तो मैं डायरेक्ट वेयर डू यू लिव डिस्ट्रिक्ट वाले पे गया। वो क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आए। और आगे अगर टूल होगा तो ठीक, वरना सबमिट का बटन उसने, अगर बैक पे आप जाना चाहते हो तो बैक भी जा सकते हो, अगर कोई करेक्ट करना है वगैरह तो उसके लिए भी ऑप्शन है। इसमें ये भी हो सकता है कि कोई एडिट करे अपने रिस्पॉन्सेज को, तो वो भी लेटर ऑन अभी इसमें आ जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट बटन दबाऊंगा तो ये रिस्पॉन्सेज मेरे उधर चले जाएंगे। अब आते हैं फॉर्म पे वापस। अब ये क्वेश्चन वाले टैब में अगर आप देखें तो मैंने फॉर्म बनाया था, ये मेरा वो एडिटेबल वर्जन है जिसपे मैं एडिट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ये सिर्फ जिसने फॉर्म बनाया है उसके अकाउंट में होगा, जिनको फॉर्म एंट्री करनी है उसको इस तरह नजर नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप सेंड, सेंड का बटन किस लिए है? ये अब आप शेयर करना चाहते हो आगे उन लोगों को जिसने इस पे डेटा एंट्री करनी है, तो कलेक्ट ईमेल का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये फिर उनसे ईमेल भी लेगा, मतलब उनकी ईमेल कलेक्ट करेगा। लेकिन ये अक्सर ऑप्शन में हम सेलेक्ट नहीं करते, शायद उन वो ईमेल पे कनेक्ट ना हो और डायरेक्ट उसने बस फॉर्म एंट्री करनी हो, तो इसकी हम अक्सर जरूर। अब ईमेल पे जब आप करोगे तो बहुत सारे आपको ईमेल्स भी डालने पड़ते हैं कि किन किन से। अब ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये है लिंक। अब ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है ना, ये लिंक मैं जिसको भी भेजूंगा वो क्लिक करेगा तो उसको ये फॉर्म उसी तरह नजर आएगा और उसमें डेटा एंट्री करके सबमिट कर सकता है। तो ये आसान तरीका होता है। और ईमेल में अगर आप आओगे तो इसमें तो फिर आपने उन सब लोगों के ईमेल्स भी डालने हैं। अगर आपका रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है खास लोगों के लिए तो उसकी ईमेल डाल दो, कुछ नहीं होगा। अब लिंक वाला ओपन है। अब मैंने इसमें नीचे ये शॉर्टन अर्ल, ये अर्ल थोड़ा सा लंबा है यूआरएल, तो मैं इसको शॉर्टन भी कर सकता हूँ। अब मैंने शॉर्टन किया और फिर यहाँ पे कॉपी, कॉपी किया। तो अब मैं जिधर भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ, ईमेल पे, मैं ये लिंक उधर पेस्ट करूंगा और लोगों को कहूंगा इस लिंक को क्लिक करें और अपने डेटा हमें इस पे सबमिट करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर ये डाल दिया ये लिंक, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये मेरे सामने वो फॉर्म ओपन हो गया जिसमें मैंने एंट्री करनी है। और उसी फॉर्म पे फिर हम इस तरह एंट्री वगैरह करवा सकते हैं। तो ये इस लिंक से मैंने सेंड वाले पे किया था। अब हम आते हैं दोबारा फॉर्म पे। अब ये क्वेश्चन वाले टैब में ये सारी कहानी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला टैब। अब दूसरा टैब इसके साथ रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस वाला टैब जो होता है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सेस लोग सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिस्पॉन्स मैंने बनाया था, मैं इसको नेक्स्ट पे जाके सबमिट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो अब जब मैं वापस रिस्पॉन्सेज वाले में जाऊंगा, पहले वो खाली था, अब मैं आया तो ये एक रिस्पॉन्स इधर आ गया। यहाँ पे आपको सारे रिस्पॉन्सेज समरी नजर आ रही होगी। नीचे वो आपके रिस्पॉन्सेज का एनालिसिस और ग्राफ में भी आपको दिखा रहा है कि मुख्तलिफ एनालिसिस। इस पे मैं एक अलग वीडियो फिर शेयर कर दूंगा आपके साथ
कि ये कैसे फिर आप इसमें ये एनालिसिस भी देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आसान तरीका फिर वो है कि आप एक्सेल में जाओ और उसको उधर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालाइज कर लो। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाइज भी अगर आप देखना चाहते हो किसने रिस्पॉन्स किया है और क्या है उनके रिस्पॉन्सेस, इस तरह इंडिविजुअल्स हर एक बंदे के रिस्पॉन्सेस भी आप देख सकते हो इधर यहाँ से इसी फॉर्म में। अब दूसरा जो अहम है वो ये एक्सेल वाला टैब है, गूगल शीट, स्प्रेडशीट। अब ये जो भी लोग सबमिट करेंगे डेटा को वो एक एक्सेल शीट में जाता है। आपने इस एक्सेल शीट को क्लिक करना है ताकि आपके पास भी वो दो ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग। अगर आप एग्जिस्टिंग है तो सेलेक्ट कर दे, वरना आप न्यू स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर दे तो ये हमेशा फिर इसी फॉर्म के साथ उधर ही से होगा जब भी आप ये एक्सेल बटन दबाओगे। ये मैंने दबाया, ये मेरा वो स्प्रेडशीट ओपन हो गया। आप देखें इस स्प्रेडशीट में वही कॉलम्स, क्वेश्चन सारे कॉलम्स में चले गए हैं, डेटाबेस बन गया है और नीचे वो जो एक रिस्पॉन्स सबमिट हुआ था वो भी इसमें नजर आ रहा है। ये हमारा वो एक्सेल शीट है, इससे आप फिर डेटा कॉपी करके किसी भी अपने साथ ऑफलाइन एक्सेल शीट में पेस्ट कर सकते हो या इसको भी डाउनलोड कर सकते हो और उधर फिर जो एनालिसिस वगैरह की चीज़ें हैं वो आप इसमें करवा सकते हो। उस पे फिर मैं एक और डिटेल वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा आपको कि कैसे फिर आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो और कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एनालिटिकल मतलब एंगल से देख सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। सो दिस वाज एपिसोड 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।